आपकी स्टोरी.com पर आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार पटना निवासी बिजनेस वुमेन प्रिया सिन्हा और उनके पति श्री अमित सिन्हा से। बचपन से ही आर्थिक तंगी का सामना करते हुए इन्होंने बचपन में ही ठान लिया था कि कुछ बड़ा होकर बड़ा करना है, पर अनुभव की कमी और समाज के तानों ने इन्हें अत्यंत संघर्ष पथ पर भेज दिया। भटकाव के दौरान इन्होंने कई तरह के व्यापार व काम की शुरुआत की, पर कभी सफलता हाथ नहीं लगी। उल्टा कर्ज लेकर शुरू किए गए व्यापार में नुकसान के बाद इंटरेस्ट सहित लाखों रुपए कर्ज में डूब गए। पर कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक समय आया जब इन्होंने फिर से हिम्मत की और फिर से एक नए व्यापार की शुरुआत करते हुए आज बड़ी सफलता हासिल कर चुके हैं। आज न सिर्फ ये कर्ज मुक्त है, बल्कि अच्छी आमदनी व बचत के साथ कई विदेश यात्राएं भी कर चुके हैं। आइए आपके स्टोरी.com पर इन्हीं से जानते हैं कि कैसे इन्होंने यह सफलता हासिल की। तो सबसे पहले सवाल जो है वो आपसे रहेगा कि एक हाउसवाइफ होने के नाते जब घर की इतनी पारिवारिक जो स्थिति होती है, घर को संभालना है, पति को संभालना है, और जहां तक मुझे जानकारी है कि जब आप बिजनेस में आए तो आप बच्चे भी थे, तो उनको भी संभालना कितना मुश्किल रहा ये चीज आपके लिए? ऐसे मेरा नाम प्रिया हुआ। जब मैं शादी करके आई थी तो मैं और मेरे हस्बैंड और फादर इन लॉ थे, बस 3 ही आदमी थे। जब हम लोग नेटवर्किंग पहले भी कर चुके थे, लेकिन वहाँ पर हम लोग को सफलता नहीं मिली। फिर हम लोग को 10 साल बाद हमको एक नया नेटवर्किंग का मौका मिला, तो वहाँ हम लोग ज्वाइन किए। लेकिन उस बीच में हमारे छोटे छोटे बच्चे आ गए। संघर्ष तो बहुत किए। वो ओल्ड थे हमारे फादर इन लॉ, वो हमारा साथ देते थे। फिर बीच में वो बीमार भी पड़ गए, तो हम तो नहीं जा सके, लेकिन मेरे हस्बैंड सपोर्ट किए मेरा कि ये सरकारी जॉब में ये कर नहीं पाते ये, लेकिन ये मेरा बहुत सपोर्ट किए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मैं हाउस वाइफ बन के रहूँ। मुझे लगता था मैं कुछ करूँ और आगे कुछ बनूँ, इनका कुछ हेल्प करूँ। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं ज्वाइन की और ये मेरा सपोर्ट किए। तो संघर्ष था कि छोटे बच्चे थे, उनको छोड़ करके जाना, मीटिंग अटेंड करना, उनका खाना बनाना, पापा जी का सेवा करना, फिर उसके बाद मीटिंग अटेंड करना। और संघर्ष इतना किए कि उस समय हम लोग का मनी प्रॉब्लम बहुत चल रहा था, कि हम लोग बहुत काम आगे कर चुके थे, तो सफलता कहीं ना कहीं नहीं मिल पाया। और हमको जब ये बताया गया कि आपको देश विदेश घूमने का मौका मिलेगा, तो किसी को भी लगता है कि चलो फ्री में घूमना है तो चलो ज्वाइन कर लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल ये निराश हो चुके थे और उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि आप ये करें, लेकिन ये मेरी सारी बात मानते थे, तो ये मेरा बात मानकर ज्वाइन किए। मतलब ये जो बात मानते थे उसका आपने फायदा उठाया अपने बिजनेस को बढ़ाने में। अच्छा। और हम लोग फिर ये मिलकर के हम लोग दोनों को एक काम किए, तो वो अच्छा लगा। और धीरे धीरे क्या कि हम लोग इतने संघर्ष किए कि हम लोग कर्ज से लद चुके थे। और हम लोग को उम्मीद नहीं था कि हम लोग अब कर पाएंगे। लगता था कि अब क्या करें, बैठ के कभी लगता था कि कितना हम लोग बैठ के रोएं, लेकिन हम लोग कि ये हमेशा कमजोर नहीं बन पाते थे। मैं तो कमजोर होकर के रो देती थी, और लेकिन ये रो नहीं पाते थे, मुझे सारी बात बता नहीं पाते थे। तो हम लोग बोले कि नहीं, करते हैं, दोनों मिलके करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो हम लोग को ये बिजनेस मिला और हम लोग ये किए। और क्या था, जॉब था, जॉब से क्या मिलता, सिर्फ देश घूम सकते थे, लेकिन इसमें क्या हो, हम लोग देश विदेश घूमे। और आज लाखों के बिजनेस में हम लोग हैं, लाखों कमा रहे हैं और लाखों हमारे नीचे भी लोग कमा रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि एक ऐसा आपने अपॉर्चुनिटी चुना जिसमें आप तो अर्न कर ही रहे हैं, बल्कि आप अपने साथ लोगों के भी कैरियर को बदल रहे हैं। लेकिन जब आपने शुरुआत की तो ये तो संघर्ष रहे, ये तो आपके इंटरनल संघर्ष रहे, लेकिन जब आप निकली होंगी महिला के तौर पे, और जबकि बात आप कर रहे हैं आज से 10-15 साल पहले की बात, तो उस समय महिलाओं को घर से बाहर निकलना, लोगों के साथ जाना, मिलना, बात करना, फिर समझाना, फिर ना सुनना, तो इस समय क्या कोई मतलब आलोचना सुनने को मिली, या कभी किसी ने इस चीज का मजाक उड़ाया? बहुत लोग को मजाक उड़ाया। मेरे फैमिली में बोलते थे कि क्या पागल हो गई हो प्रिया, साबुन का बेच करके तुम करोगी क्या, अब यही सब तुम्हारा दिन बचा हुआ है। कि मेरे जो फादर हुए वो सरकारी जॉब में थे, और मेरा जब शादी हुआ तो ये भी सरकारी जॉब में थे, बस इसीलिए इनको शादी किया गया। और हम 3 बहनें हैं, और हम लोग कभी घर से बाहर नहीं निकले थे। अच्छा। लेकिन मैं सोची कि नहीं, अब घर से बाहर निकलेंगे तभी कुछ होगा। और मैं बताना चाहती थी वहाँ, तो कुछ लोग ना बोलते थे, कुछ लोग क्या मतलब 90% में 100% 90% लोग ना बोलते थे, और फिर गुस्सा आके कहते थे अब मैं नहीं करूँगी। अब मैं नहीं करूँगी। अच्छा, आप कहते थे ऐसा? कि अब मैं नहीं करूँगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन फिर बोलते थे कि नहीं, ना जब सुनने के डाल लोगे तो आगे बढ़ जाओगे। अब मैं ना करते करते आज हाँ मैं पहुँच गई। और लोग मुझे
बोलते हैं और मुझे सुनने के लिए मंच पर लोग ताली बजाते हैं, फूलों की माला, पैसा तो मिल ही रहा है, सम्मान भी मिल रहा है। इसमें सबसे बड़ा अच्छा लगता है कि सम्मान मिलता है। और मुझे सब वो जो आलोचना है जो हुई ना, ये उसी का ये फल है। जैसे कहते हैं कोई पुण्य करेंगे तो उसका फल मिलेगा। हाँ। तो उस समय जो आलोचनाएं हुई वो एक तरह से इनडायरेक्टली आपके लिए अच्छा हो रहा था, लेकिन उस समय ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही थी और ये चीजें होती है। हालांकि मेरा मानना है कि दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है ना जहाँ पे आलोचना नहीं है, हर एक काम में आलोचना है। खैर, तो जब आप इन सब चीज़ों से जब आप घबराते थे तो कभी कोई ऐसा समय आया जब लगा कि अब छोड़ ही देते हैं, मतलब अब बहुत हो गया, अब नहीं, क्योंकि अब घर भी संभालना है, हस्बैंड को भी संभालना है, ये इतना दिक्कत भी हो रहा है, बच्चों को भी संभालना है, तो अब नहीं करते हैं? कभी ऐसा आया विचार? हाँ आया ना। ये जब नेटवर्किंग में थे तो हम लोग, मेरे पहला बच्चा मेरा अवसन हो गया, मेरा पहला बच्चा, मतलब बेटी होकर डेथ कर गई और उस समय ये मुझे छोड़ के चले गए थे। तो मैं उसी डिसाइड की थी कि अब मैं नहीं करूँगी। मैं उस दिन बहुत रोई कि इस सिचुएशन में हस्बैंड, माँ बाप का बात की बात है, लेकिन साथ ही हस्बैंड का सपोर्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मैं नहीं सोची कि अब ये मुझे छोड़ के चल गए, वो मेरा मान नहीं करते, मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन फिर ये हमको समझाए कि नहीं, हम तुमको छोड़ के नहीं गए, तुम्हारे कुछ ऐसा जो सपना तुम देखी हो उसे मैं पूरा करने के गए। अच्छा। तो फिर ये मुझे समझाया तो फिर मैं समझ में आ गया कि नहीं, ये बात सही बोल रहे हैं। अब मेरा एक सपना था कि मैं देश नहीं विदेश घूमूं और मेरा सपना पूरा भी हुआ। अब मेरा सपना है कि बच्चे लोग को मैं प्लेन पर बैठी नहीं थी। शादी का हो गया 10 साल, फिर भी मैं प्लेन पर कभी बैठी नहीं थी। जब जाता था प्लेन तो ऊपर से देख के बाय करती थी। मुझे बहुत अच्छा था कि मैं भी उड़ूँ, वादियों में देखूँ क्या होते हैं, तो मुझे पसंद था वहाँ, तो इसलिए मैं वहाँ गई और अच्छा लगा प्लेन पर। और विदेश भी घूम के, सिंगापुर घूम के आई हूँ, जयपुर, दुबई, सब जगह मैं घूम के आई हूँ। बहुत अच्छा लगता है। कुछ ऐसा स्टेट है वहाँ पर कि यहाँ से अलग है, कि चलो नज़ारा देखने को अलग अलग मिले, इसीलिए। जब ये सारी चीज़ें चल रही थी जीवन में और जो उतार चढ़ाव चल रहे थे, तो सपना तो इन्होंने देखा था, हालांकि आपका भी सपना होगा, तो आपको कब ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं ऐसे शादी कर लिया जहाँ पे अब ये पत्नी हमारी सेवा, जैसे आम तौर पे जो एक होता है कि हमारी जो समाज में कि हाँ, एक शादी होने के बाद एक किसी पुरुष को लगता है कि पत्नी हमारी सेवा करे, हमारी देख, तो उस समय आपको ऐसा नहीं लगा कि कहीं गलत तो नहीं हो गया, कुछ ऐसा जगह शादी तो नहीं हो गया कि जहाँ पे मुझे समय नहीं मिल करके वो काम पे ज़्यादा फोकस करें? ऐसा हुआ क्या कभी? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ, बिकॉज कि मैं तो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ। अच्छा। और मैं जॉब के अलावा जब भी मेरी मैडम ने मुझसे, मेरे पास जब भी टाइम बचा तो हम लोगों ने दोनों ने मिलकर सपने संजोए और हम दोनों ने मिलकर उस सपनों में जान डाली। क्योंकि सपने देखने से कुछ नहीं होता है, सपनों को पूरा करने के लिए आपको उसके हिस्से का संघर्ष करना होता है। और जब आप संघर्ष करते हैं फिर बाद में दुनिया तालियां बजाती है। तो हमको इस बात का एहसास था कि अगर हम लोग काम करेंगे तो सफलता मिलेगी, तो हम लोगों ने एक दूसरे को कोऑपरेट किया। कुछ ऐसे क्षण भी आए जहां हम दोनों का होना ज़रूरी था, लेकिन वो बिजनेस के लिए ज़रूरी नहीं था। तो हमने मीटिंग में जाने का चूज़ किया, इन्होंने शादी में जाने का चूज़ किया। कहीं पे हम दोनों शादी में गए, कहीं पे सिर्फ हम अकेले गए क्योंकि बच्चों की पढ़ाई ज़रूरी थी। तो मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक ऐसी धर्मपत्नी मिली है जिनके साथ ऑलमोस्ट मुझे 19 साल हो चुके हैं। अरे वाह। और अब बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही है और ईच एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी फाइन। हम लोग की ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी है लाइफ में। जैसा कि मैंने आपके बारे में जाना, बहुत काम किया है आपने, जैसे आपने बताया कि मछली पालन आपने किया है, स्क्रैप का काम किया, तो जरा इसके बारे में बताया कि ये सब क्यों किया आपने और ये कैसे, मतलब इतने सारे रास्ते बदले? एक्चुअली मैं बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ और मेरे पिताजी एक होम्योपैथ के डॉक्टर थे, मेरी मदर एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थी और 1997 में मेरी मदर का डेथ हो गया। अच्छा। जब मेरी उम्र मात्र 14 साल की थी। माताजी के देहांत के बाद कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि मेरे जो परिवार के बहुत करीबी लोग थे उन लोगों ने भी हम लोगों से दूरियां बना ली। तो वो जो फीलिंग एक 14 साल के लड़के के दिमाग में आई ना, तो एक बात दिमाग में कूट कूट कर अंदर घुस गई कि जिंदगी में किसी भी चीज की दिक्कत हो इंसान को, पैसे की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बात दिमाग में बैठ गई। ये 14 साल की उम्र हाँ, और 14 साल की उम्र में 2 अनमैरिड सिस्टर, मेरे बहुत सीधे पिताजी, साइकिल से उनका क्लिनिक जाना, पटना में गर्दनी बाग बाबू बाजार में उनका क्लिनिक हुआ करता था और उनकी एक ही जिंदगी थी, होम्योपैथ का क्लिनिक और लोगों की सेवा। बस दैट्स इट। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उन पर बहुत ज्यादा उनका फोकस नहीं था। तो बहुत अच्छे पिताजी थे। उन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन दिया कि मुझे झूठ मूठ का सहारा नहीं दिया। उन्होंने लड़ने का मौका दिया और मैं लड़कर अपने आप को निखार पाया। कहते हैं कुछ परिस्थितियों में लोग बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं, तो वो परिस्थिति मुझे मिली। और जैसे ही हमारा जॉब हुआ 2004 में और मेरी शादी भी हुई 2004 में, तो मैडम को एक बहुत ही अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पसंद आई और उन्होंने उस कंपनी में
काम शुरू किया। हम दोनों ने मिलकर करना शुरू किया, सीखना शुरू किया। बहुत सारा लंबा टाइम हमने दिया वहाँ पे, 2003 से लेकर लगभग ऑलमोस्ट 2013 तक। अच्छा, 10 साल। और मैं फिर यहाँ से आपके मंच से कहना चाहूँगा कि सीखने पे जरूर खर्च करना चाहिए। हम लोगों ने उस समय वहाँ पे सीखने में कुछ कैसेट्स और किताबों में महीने का 1-1 हज़ार रुपये खर्च किया, साल का 12,000 रुपये, जिस समय साल में हम 30 ग्राम सोना खरीद सकते थे। उस समय का रेट बता। 4,000 रुपये 10 ग्राम सोना था। अच्छा, और 1,000 रुपये पर मंथ कैसेट्स और किताब पे खर्च करते थे। मेरे ड्राइंग रूम में है, ये 2004-5-6 की बात है। फोटोग्राफ्स लेकर लगा सकते हैं। जरूर जरूर जरूर। तो उसके बाद लेकिन हाँ, 10 साल करने के बाद जब मुझे आशातीत रिजल्ट नहीं मिले उस कंपनी से हम दोनों को, तो हम लोगों ने सोचा मुझे कुछ करना चाहिए। नॉलेज मिला, नॉलेज पूरा मिला, सीख मिली, बट अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं मिली। एक अच्छी इनकम हम लोग नहीं ले पाए, 50,000 की इनकम भी क्रॉस नहीं कर पाए 10 साल बाद। तो एक सोचना चाहिए आदमी को, एक सर्टेन टाइम तक काम करने के बाद अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपको जरूर सोचना चाहिए कि क्या आपको रास्ते बदलने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हर 6 महीने पे बदलने की जरूरत है, ऐसा नहीं कि हर साल पे बदलने की जरूरत है, लेकिन एक डेकेड काफी होता है, एक दशक काफी होता है इसको समझने के लिए। फिर मुझे ट्रेडिशनल बिजनेस करने का मेरा विचार हुआ। मैंने पटना के अनीशाबाद में सूर्य मंदिर के पास एक शेयर बाजार का ऑफिस मैडम के सहयोग से खोला। मतलब जो भी बिजनेस मैं बता रहा हूँ सब मैडम से नहीं किया, मैंने उनको सपोर्ट किया। अच्छा। शेयर बाजार का ऑफिस हम लोगों ने खोला। फिर उसके बाद हम लोगों ने पोल्ट्री फार्मिंग का एक पोल्ट्री फार्म लिया परसा के पास। अच्छा। उसके बाद मछली पालन, मुर्गी पालन, गाय पालन, दूध की होम डिलीवरी, बहुत सारे बिजनेसेस। मैडम को कुछ ना कुछ मन करता है करते रहिए, और थोड़ा हमारा भी टीचर के जॉब के अलावा जो टाइम मिलता था तो मैंने भी इनको भरपूर एक सहयोग, एक पति होने का एक भरपूर सहयोग मैंने इनको किया। और इसका लाभ ये मिला कि हम बहुत कुछ सीखे, जिंदगी के सारे काम कंपेयर कर पाए एक तरह से कि वो जो आप जो ट्रेनिंग ले रहे थे, वो जो लाइफ दिख रही थी और जो ये जो लाइफ दिया, इसमें आपको कुछ कंपैरिजन समझ में आया। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी। लेकिन यहाँ पर मैं एक कहना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो पावर है, जिसको हम लोगों ने समझा था, हमने रॉबर्ट कियोसाकी को पढ़ा था, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, और फिर उस फिनेंशियल इंटेलिजेंस को छोड़कर एक ट्रेडिशनल बिजनेस में पूंजी लगाकर करने का जो प्रयास किया, उसने हम लोगों को 70-80 लाख रुपए का नुकसान दिया गौशाला के रूप में। और ये हमारे लाइफ का एक बहुत सेकंड सेटबैक हुआ। मदर के डेथ के बाद 6 साल का स्ट्रगल अलग था, और ट्रेडिशनल बिजनेस करने का जो डिसीजन हमने 2009, 10, 11 में लिया, उसकी वजह से 2016 में जो हमने डेयरी फार्मिंग स्टार्ट किया दोनों मिलके, और 2009 में शुरू किया, 2016 तक हमारे पास 50 गायों का डेयरी फार्म था कुर्थवाल में। लोग सुनते थे, बड़े खुश होते थे, बड़े एक्साइटेड होते थे, लोग पीठ ठोकते थे, बड़ा अच्छा। और मैं आपको डेयरी की तस्वीरें भी कुछ साझा करूंगा, आप देखेंगे। तो डेडिकेशन था, 5 एकड़ खेती करता था, बहुत सारे काम करता था, वेटनरी का इलाज सीखने का प्रयास किया, NDRI करनाल गया, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, वहां जाके ट्रेनिंग ली। मुझे पता था कि ट्रेनिंग तो लेना ही पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा। अगर इफ यू वांट टू लर्न, इफ यू वांट टू अर्न, यू नीड टू लर्न। आपको अगर अर्निंग चाहिए, आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। तो मैंने सीखा, और जनवरी 16 में जब मैं लगभग 70-80 लाख रुपए लॉस कर चुका था, किसी की सुनता नहीं था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग दोनों आदमी अपने जिंदगी में और व्यवसाय में और नौकरी में व्यस्त रहते थे। तब मुझे हनुमान जी के मंदिर में एक सज्जन से मेरी मुलाकात हुई, और वो उन्होंने मेरा नंबर लिया, और ठीक 1 साल बाद वो मेरे यहाँ चाय पीने आए। अच्छा। और लोग कहते हैं कि रात में आपके यहाँ भूत आते हैं, और हमारे यहाँ भगवान आए थे। तो हमारे यहाँ भगवान आए थे, और 28 जनवरी 2016 को हमने फिर से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एंट्री करी एक नई कंपनी के साथ, और कंपनी काफ़ी पुरानी थी। मैंने उसको सिरे से नकार दिया था हम लोगों ने, लेकिन मैडम को ही डिसीजन लेना था। सो मैडम ने उसको फिर से स्टार्ट करने का निर्णय लिया। मैडम और हम लोग मिलकर इसको पार्ट टाइम में करने लगे। क्या चैलेंज, द रेस्ट इज हिस्ट्री। मतलब एक तो 10 साल का बैकअप जो था, उसमें कुछ अचीवमेंट नहीं थी, वापस उसी इंडस्ट्री में जाना, तो फिर से मतलब पहले से ज्यादा जोश और एनर्जी की जरूरत थी वहां पे। तो उस समय फिर क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? एक्चुअली क्या है ना कि मैडम ने एक बहुत ही बड़ी पॉइंट की बात कही कि चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं। और दिमाग इसलिए काम कर रहा था कि ऑलरेडी बहुत लॉस हो चुका था, और चूंकि ऑप्शन नहीं था। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं था। देयर इज नो एनी ऑप्शन आई हैव। और हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि अगर हम लोग इसको अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सामने हमारे जो प्रपोजर थे, जिन्होंने मुझे प्रपोज किया इस बिजनेस के लिए, उनकी इनकम उस टाइम पे 2016 में 1.5 लाख रुपए के आसपास की महीने की थी। अच्छा। और वो हमको अकाउंट स्टेटमेंट दिखा रहे थे। तो पीछे वाली कंपनी में अकाउंट स्टेटमेंट का कल्चर नहीं था। वो लोग बोलते थे बट दिखाते नहीं थे। यहाँ पे सामने में प्रूफ था, तो सामने में प्रूफ और दूसरे हाथ में चैलेंज।
तो एक हाथ पे चैलेंज और दूसरे तरफ से कोई हमको पैसा ऑफर कर रहा है, इनकम ऑफर कर रहा है। और तीसरा, हमने कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम देखा। तो एक चीज मैंने ये भी देखी, पहला वो प्रोग्राम नहीं था हमारे लिए, हमने उस हॉल में बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते देखे थे, बट इस प्रोग्राम में और बाकी प्रोग्राम में एक डिफरेंस था कि मैं जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बात कर रहा हूँ उसके एमडी को मैंने स्टेज से लोगों से कनेक्ट होते देखा। ये चीज मुझे बहुत अच्छी, वो पिछली कंपनी जो एमएनसी कंपनी थी उसमें ऐसा नहीं था। प्रोडक्ट की प्राइसिंग, द इंडियन कंपनी विथ इंडियन प्राइस, ये दिखा अच्छी चीज। तीसरी चीज मुझे दिखी इसमें कि ये जो अपॉर्चुनिटी है वो अपने आप में जनरल लोगों के लिए अवेलेबल है। मतलब आमतौर पे उसके पहले जो धारणा थी ये थी कि डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट मतलब बहुत महंगा है, ठीक है, मतलब उनको लगता था कि ये मेरे पैसे बर्बाद हो रहे हैं, इसको प्रोडक्ट हो जाए। लेकिन आपको ये शिफ्टिंग में यही आपका सबसे प्लस पॉइंट था कि प्राइसिंग जो था वो कम था, ये ना कह सकते हैं कि इंटरनेशनल क्वालिटी और लोकल प्राइस, ओके, ये अच्छी चीज लगी। साथ ही साथ जैसे हम अगर थोड़ी सी और आपको डिटेल करें तो फॉरेन ट्रिप्स की बात करते हैं तो उस कंपनी में 1.25 करोड़ रुपए का टर्नओवर एक साल में देना पड़ता था फॉरेन ट्रिप के लिए। आज हम लोग जिस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कर रहे हैं वहां पे हम 6.5 लाख रुपए में लोगों को दुबई घुमा के ला रहे हैं। 6.5 लाख का बिजनेस हुआ उसमें, और उसमें भी 8 महीने में, ओके, 8 महीने में 6.5 लाख, और वहां 12 महीने में 1.25 करोड़। देयर इज नो एनी कंपैरिजन। हमने डोमेस्टिक ट्रिप एंजॉय किया, हम नोवोटेल विशाखापट्टनम एंजॉय करके आए, हम द ललित गोवा का रिजॉर्ट एंजॉय करके आए, 5 स्टार होटल्स। कितने का बिजनेस? 40,000 रुपीज का बिजनेस 8 महीने में 5 महीने कर लीजिए, क्या बात। और प्रोडक्ट बेस्ड प्लान है, 3 से 4 हजार का यूजर डेवलप करना है, 10-20 यूजर तो कोई भी डेवलप कर सकता है। एक सवाल यहाँ पे है कि आमतौर पे लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग फंसाने का बिजनेस है, और उसमें ये चीजें कैसे एग्जिस्ट करती है कि हम, मतलब इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाइए, कम शब्दों में, जो नए लोग हैं उनको ये बात समझ में आए। देखिए सर, डायरेक्ट सेलिंग ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे मध्यम वर्गीय, कहते हैं कि अमीर को अमीर बनने के बहुत साधन हैं जी, बट एक सामान्य, एक गरीब आदमी को सफल होने का अगर उनके पास सपने हैं तो सबसे अच्छा साधन डायरेक्ट सेलिंग है। इसको थोड़ा और सरल शब्दों में समझाते हैं कि अगर आप कोई सामान बाजार से खरीदते हैं तो उसका एक मार्केटिंग प्लान है। मैन्युफैक्चरर है, कंज्यूमर के बीच में, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में एक मोटा पैसा जा रहा है, सबको पता है। हम लोग आज जिस अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहे हैं वहां पे कंज्यूमर को 50% तक कंपनी वापस पैसे दे रही है प्रोडक्ट के रूप में। मतलब वहां जो एडवर्टाइजमेंट और बाकी चीजों में जो खर्च हो रहा है, होलसेलर रिटेलर्स का जो खर्च है वो वापस कर दे रही है। दूसरी बात है, कंज्यूमर के पास रास्ता क्या है? साबुन तो उसको लगाना है, टूथपेस्ट तो उसको करना है, जरूरत का सामान उसको खरीदना है। तो वो जरूरत का सामान अगर वो दुकान बदल के खरीदता है तो उसकी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है, जिसके हम लोग सामने में उदाहरण है। और तीसरी बात कि खोने को क्या है? There is no इन्वेस्टमेंट, दैट्स कोई रिस्क नहीं है। मतलब आप एक यूजर के तौर पे आए हैं, आपने प्रोडक्ट लिया, यूज किया, अच्छा लगा तो आप प्रमोट कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो प्रमोट मत कीजिए। और इवन कि अगर आप प्रमोट नहीं भी करते हैं तो आप सिर्फ यूजर बने रहते हैं तो 50% बेनिफिट लीजिए, 50% तक बेनिफिट लीजिए। मतलब एक डिस्काउंट का जो बेनिफिट है वो आपको मिल रहा है। ये सब उतार चढ़ाव हुए, इन्होंने भी संघर्ष किया, आपने भी साथ दिया, सारी चीजें हुई। जब दोबारा शुरुआत किए तो उस समय आपका मोटिवेशन क्या था? मेनली आप जब दोबारा आए तो मतलब पुरानी चीज़ों से, पुरानी गलतियों से क्या क्या आपने सीखी? उसमें था कि उसमें डायरेक्ट था, उसमें था कि पैसा लगाना पड़ता था, और इसमें जब हम बताया गया कि आपको फ्री ज्वाइनिंग है, वो हमको सबसे अच्छा लगा। आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दीजिए, ज्वाइनिंग हो जाएगा जी, और आपको लगाना कुछ नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं था। पहले जो आप करते थे उसमें लोगों से इन्वेस्टमेंट कराना होता था प्रोडक्ट के बदले। ज्वाइनिंग में 44 रुपया लगता था। अच्छा। और इसमें फ्री में ज्वाइनिंग था, सबसे अच्छा वो लगा। और जिसको लगाना कुछ नहीं है उसमें जाना क्या है, राइट। तो जब प्रोडक्ट लेकर के लोगों को आपने देना दिया, मतलब बताना शुरू किया, दिखाना शुरू किया, तो क्या क्या चैलेंजेस उस समय आ रहे थे? लोग विश्वास कर लेते थे तुरंत, या फिर प्रोडक्ट को लेकर के सवाल होता था? विश्वास तो नहीं करते थे, लेकिन हम जब उसका प्रोडक्ट और इसमें कंपेयर करते थे तब किसी को लगता था कि हाँ वही चीज है लेकिन सस्ते रेट कम है, तो सबको तब ले लेते थे। और कुछ तो जानते हैं कि ज़्यादा छेड़ते हैं। अभी जो हाउसवाइफ है, बहुत सारे ऐसे मतलब जो घरों में महिलाएं काम कर रही हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग के तौर पे? अगर हम बात करें, अगर वो इस वीडियो को देख रही हैं तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी कि घर में बैठ के कुछ भी नहीं होने जाना है। मनी कुछ कमाना है तो घर से बाहर निकलिए, और अपने से आज़ादी पाना है तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेरा तो बस यही कहना है, ये कुछ भी कीजिए लेकिन घर में ना बैठिए।
मतलब घर का जो काम है उसको आप देखिए, हाँ, लेकिन अपने घर का दिमाग काम को तो मेड भी कर सकती है, जिसको मैं 200-3 हजार रुपया देख करवा लेंगे, लेकिन वो अपने से जो बाहर कमा सकते हैं वो पैसों से अपने बच्चों का सपना, अपने माँ बाप का सपना वो पूरा हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक वर्किंग वीमन की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो अगर आपको लगता है कि आपको एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है, मतलब मैं सामने वाले को कह रहा हूँ कि अगर एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है और सही में जब चैलेंजेस है, पारिवारिक दिक्कतें हो रही है, पैसे के लिए रोज़ परिवार में प्रॉब्लम चल रही है, तो निश्चित तौर में अगर आपके पास थोड़ा भी स्किल है, थोड़ा सा भी नॉलेज है, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो निकलना चाहिए उसमें। हाँ। जी। सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है, क्योंकि आप जॉब भी करते हैं उसके साथ में आप ये बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या जो लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी जॉब में है, प्राइवेट में या सरकारी में, क्या उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है, वो इसको कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, मेरे हिसाब से ये जो लोग जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, बिजनेस हो, ये डायरेक्ट सेलिंग ऑलवेज पार्ट टाइम की ही अपॉर्चुनिटी है। वो जो अर्न कर रहे हैं उसमें वो एडिशनली अर्न कर सकते हैं। आज हमारा देश इतना बड़ा देश है, दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या का देश है, और एक छोटा सा देश है मलेशिया। आप वहां भी अगर अपना हमारा 100 रुपए लेके जाएंगे, आप इंडिया का 250 रुपए, तो आपको 100 रुपए मिलेगा वहां का, मलेशियन डॉलर। तो आज क्या है, वहां पे भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारे यहाँ से कई गुना है, और साल 2025 तक 65,000 करोड़ का एक्सपेक्टेशन है वो हमारे इंडस्ट्री के ग्रोथ का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ग्रोथ का। और इस ग्रोथ का अगर कोई हमारा, आज हम अपने यूथ से अपील करना चाहेंगे कि अगर वो इस ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उनको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहिए। और जहां तक रहा सवाल इस बिजनेस में, एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें हैं, आप प्लान दिखाते रहना, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ लोग यहाँ पे कह रहे हैं। लोग कहते हैं सर लोगों को तैयार करना बड़ा मुश्किल होता है। आप लोगों को मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार करके देख लीजिए। चलिए हम एक नया टास्क देते हैं, आप मॉर्निंग वॉक के लिए 50 लोगों को तैयार करके पटना जू ले आइए, ये आपको उतना ही मुश्किल लगेगा। चलिए आप अपने घर में बच्चों को सुबह उठाने का प्रयास करिए, आपको पता चल जाएगा ये कितना टफ है। तो देखिए, पीपल रेसिस्ट चेंज। लोगों को ना चेंज अच्छा नहीं लगता। हमारे यहाँ कलर टीवी बाद में आई, हाँ, हमारे यहाँ कलर टीवी बाद में आई, हमारे यहाँ कैमरा बाद में आया, हमारे स्मार्टफोन बाद में आया, हमारे यहाँ इंटरनेट बाद में आया, हमारा टेलीफोन बाद में आया, तो हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग भी बाद में ही आएगा। और इसीलिए हम लोग लेट हो रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग इज द वेरी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस इन होल वर्ल्ड, बट इंडिया में धीरे धीरे लोग इसको समझ रहे हैं। हम लोग हर चीज देर से समझते हैं, सो डायरेक्ट सेलिंग को भी थोड़ा देर से समझ रहे हैं। लेकिन जो पहले समझेगा उनका वो नोट छापेगा, और जो लोग लेट से समझेंगे वो नोट छापते देखेंगे, यही फर्क पड़ेगा। तो अंत में अगर हम इस पूरे इंटरव्यू को अगर कंक्लूड करना चाहें, तो आपके माध्यम से आपके जीवन का क्या मोटिवेशन, और वो कौन सा मोटिवेशन है जो नए लोगों को इस काम को करने के लिए प्रेरित करेगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि पैसा तो राकेश जी सबको चाहिए, और आज पैसे के लिए सर हमारे यूथ 15,000 20,000 की नौकरी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है देखकर कि क्यों नहीं उनका ध्यान डायरेक्ट सेलिंग की तरफ जा रहा है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां वो जिंदगी बदल सकते हैं, देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, लाखों रुपए की इनकम ले सकते हैं। तो ये मुझे मोटिवेट करता है। दूसरा, मेरा जो अपना ड्राइविंग फोर्स है कि मेरा एक अपना बहुत डिफाइन कह सकते हैं क्लियर सपना है कि हम दोनों को मिलकर अपनी मैरिज एनिवर्सरी पटना के पटना क्लब में वो अरेंज करनी है, और वहां पे स्टेज पे उन सैकड़ों लोगों को जिनको हम लोग आज मदद कर रहे हैं, उनको लाखों रुपए की इनकम पे दिखाना है लोगों को कि ये हमारे 100 प्रोडक्ट्स हैं, 200 प्रोडक्ट्स हैं जो हमने पिछले 5-7 सालों के स्ट्रगल में खड़े किए हैं एक साथ मिलकर, और वो आज लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। आज हमारी टीम में कई सारे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, दर्जनों लोग विदेश यात्रा कर रहे हैं, दर्जनों लोग कार अपनी चला रहे हैं। अच्छा लग रहा है। जहां मैं कह सकता हूं कि जहां मैं आज 20 साल की नौकरी में अपने गवर्नमेंट जॉब में लाख रुपए की सैलरी पे नहीं आ पाया हूं, आज उससे कई गुना ज्यादा की इनकम मेरी वाइफ ले रही हैं, और लगभग हमारे मेरी जो इनकम है जॉब में, उतना तो ये इनकम टैक्स और जीएसटी दे देती है। चलिए, आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं, और उम्मीद है कि जिस तरीके से आप दोनों की जोड़ी इस बिजनेस को आगे बढ़ा रही हैं और नए लोगों की जिंदगी में खुशियां भरने का काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ वैसे युवा या लोग जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको आप लोग मदद कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और इस इंटरव्यू में जो आपकी जो जर्नी रही है, इससे बहुत कुछ लोग सीखेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे अलग अलग टर्म देखे, असफलताएं भी देखी और खूब असफलताएं देखी, और उसके बाद जो सफलता मिली है जिसे आप इंजॉय कर रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि जो लोग आपके साथ फिर काम कर रहे हैं या करेंगे
उन सबको ऐसी सफलताएं मिले। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दोनों ने अपना कीमती समय दिया। हम चाहेंगे कि जो भी लोग आप इनको देख रहे हैं वो लोग इनसे जो चीज़ सीख रहे हैं वो अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आप दोनों का भी थैंक यू।